So we are starting a new topic. The name of topic is ratio analysis. ठीक है, रेशियो एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे. रेशियो एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट? बेसिकली जब हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं, दोनों चीजें बनाने के बाद अब हमें ये देखना है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करना है. हमें एवेल्युएट करना है कि यार बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं. तो उसके लिए हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज होते हैं. रेशियोज के जरिए से जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, जिसके जरिए से हम मालूम कर सकते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी कैसी है. ठीक है ना. जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं? इट शोज द प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, शोज, इट शोज प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी ऑफ द बिजनेस. ठीक है. और दूसरे जो प्रॉफिट लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, ये वाले शो करते हैं प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी. और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100. देन मार्कअप. अब मार्कअप के आगे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, बट इज अंडरस्टूड कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप की बात हो रही है. तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. देन रिटर्न ग्रॉस नेट प्रॉफिट मार्जिन. प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है नेट प्रॉफिट मार्जिन. इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100. ये भी हो सकता है. और कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100. मतलब बिफोर इंटरेस्ट वाला भी एक्सेप्टेबल है और आफ्टर इंटरेस्ट वाला भी एक्सेप्टेबल है. ठीक है. प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट वाला भी इसमें आ सकता है. डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें. ठीक है. ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो आफ्टर इंटरेस्ट है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है. ये क्या लिखा हुआ है? एनबीबीआई. इसका एनपीबीआई क्या मतलब? फुल फॉर्म क्या होगा इसका? ये एनपीबीआई क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. ठीक है. एनपीबीआई का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. ठीक है. तो ये जो है ना, कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में जरूर याद रखना कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ही लेना होगा आपको, आफ्टर इंटरेस्ट नहीं ले सकते आप. और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें क्या शो कर रहे हैं? बहुत आसान है. पहला वाला तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको क्या बता रहा है कि आपने इस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया. मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने 80 रुपीज का खरीदा, 20 रुपए का प्रॉफिट लगाया और 100 रुपए का बेच दिया. अब कोई मुझे पूछ रहा बताओ तुम्हारा मार्जिन क्या है, तो मैं परसेंटेज वाइज अगर पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई मेरा 20% का मार्जिन है. अगर मैं कहता हूँ 20% का मार्जिन कैसे निकाला मैंने? 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 20% ही आ रहा है आंसर. मैं कहूंगा 20% का मार्जिन है. लेकिन अगर कोई पूछेगा मार्कअप क्या होता है, हाँ, तो मार्कअप कॉस्ट प्राइस से परसेंटेज को कहते हैं. दिखाओ मार्कअप क्या होगा? 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100. कितना हो गया? 25%. मेरी बात समझ रहे हैं? देखो प्रॉफिट उतना ही है, $20 का ही प्रॉफिट है. लेकिन अगर उसको मार्कअप का अगर पूछेंगे तो 25% बनेगा, मार्जिन पूछेंगे तो 20% बनेगा. फर्क क्या है दोनों में? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन? यस, मार्कअप जो होता है वो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है, और मार्जिन जो होता है वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस होता है. अगर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज में देखना है तो मार्जिन कहलाएगा, और कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज में देखोगे तो क्या कहलाएगा? मार्कअप कहलाएगा. सब मेरे साथ हैं? ठीक है. इसी तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन. नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100. नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू, जो भी नेट प्रॉफिट होगा अपॉन रेवेन्यू कर देना मल्टीप्लाई 100, आपके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. देखो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो सबसे पहले क्या पूछते हो यार कि कितना कितना नफा मिलेगा, परसेंटेज वाइज बताओ. लोग बोलते हैं ना कि कारोबारी लोग होते बोलते हैं यार हमने जहाँ पैसा लगाया कम से कम 20% रिटर्न चाहिए हमें. कोई बोलता है 25% रिटर्न चाहिए, कोई कहता है नहीं मेरा मिनिमम बेंच मार्क है 15% रिटर्न नहीं है तो मैं काम नहीं करता हूँ. पर इस तरह से हर बंदे ने अपना बेंच मार्क बनाया होता है. तो वो कैसे करता है? वो पहले की बोलेगा भाई अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बताओ, कि मतलब मैं इतना कैपिटल बिजनेस में लगाऊंगा तो उसके ऊपर रिटर्न कितना मिलेगा, तो परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं हम. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या बता रहा है कि इस बिजनेस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 करोड़ रुपए का, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 1 करोड़. और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से 25 लाख का, तो इसका मतलब 25% का क्या हो गया? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया.
अगर आपने 50 लैक्स लगाए थे, बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे 50 लैक्स, और आपको प्रॉफिट हो गया 10 लाख का, तो अब आपने निकाला 10/50 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आ जाएगा आंसर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? इस तरीके से होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। फिर क्या है नेक्स्ट? एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशियो। एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशियो क्या होगा? एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है? ये ऐसे बस कोई खास नहीं है, सीधा द फॉर्मूला, मतलब नाम, रेशो के नाम से इसका फॉर्मूला पता चल रहा है आपको। सही है ना? एक्सपेंसेस, जो चीज पहले बोली है वो ऊपर आएगी, जो बाद में बोली है वो नीचे आएगी, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू में क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर आ जाएंगे, रेवेन्यू नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। देन लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? क्या शो करता है? इट शोज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म डेट्स। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि भाई बिजनेस की जो है, अगर रोजमर्रा की शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ करने की कैसी एबिलिटी है। अगर आपका बिजनेस जो है, कहते हैं, अपने एम्प्लॉयज को वक्त पे पेमेंट कर रहा है, अपने बिल्स की वक्त पे अदायगी कर रहा है, अपने जो है सप्लायर्स को टाइम पे पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब उसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। और लिक्विडिटी खराब होने का क्या मतलब है? एम्प्लॉयज को 3-3 महीने की सैलरीज नहीं दी हुई। सही है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2 महीने का नहीं पे करा, वो काट के चलेगा बिजली आपकी। आपने जो रेंट नहीं पे करा, और लैंडलॉर्ड धक्के खा रहा है, उसको बोल रहे हैं कल ले लेना, परसों ले लेना। तो ये सब चीजें क्या है? लिक्विडिटी खराब की निशानी है। लिक्विडिटी जब किसी बिजनेस की खराब होती है ना, तो वो बिजनेस बंद हो जाता है। ये याद रखना, बिजनेस की अगर प्रॉफिटेबिलिटी खराब होगी ना, फिर भी वो बिजनेस सरवाइव कर जाएगा, आज आज नहीं तो कल कमा लेगा। ठीक है, नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर लिक्विडिटी खराब हुई, इवन दो की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, जब भी बिजनेस बंद हो जाएगा। एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन बस मसला ये है कि कैश का मसला है, मतलब सेल्स भी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन लोग उधार पे ले रहे हैं, बहुत लेट लेट पेमेंट कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो लोग अपने एम्प्लॉयज को पे नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास फंड्स नहीं है अपने पास से, या चलो ठीक है बहुत प्रॉफिट आ रहा है, लोग पता है, पक्का पता है कि पेमेंट आएगी, लेकिन देर से आएगी, 2 साल बाद पैसे देंगे। तो क्या करना पड़ेगा? ओनर को पर्सनल फंड्स में ला के डालने पड़ेंगे, ताकि एम्प्लॉयज को तो पेमेंट हो, ताकि सप्लायर को तो पेमेंट हो। अगर हम पेमेंट नहीं देंगे उन लोगों को, तो क्या होगा? हमारा बिजनेस ही ठप हो जाएगा, कारोबार ही बंद हो जाएगा। अगर आपके कारोबार में लिक्विडिटी खराब है ना आपकी, तो कारोबार ही बंद हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी खराब होगी तो कारोबार बंद नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी खराब होने पे आप बर्दाश्त कर सकते हो, आपके ऊपर है कि भाई, अगर आपके ऊपर है कि भाई मैं एक आध साल 2 साल नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा, फिर प्रॉफिट आएगा। बहुत से कारोबार ऐसे होते हैं कि शुरू के 1 से 1.5 साल या 2 साल तक नुकसान देते हैं, और फिर प्रॉफिट बहुत अच्छा देते हैं, सारा नुकसान में कवर हो जाता है। लेकिन लिक्विडिटी, कोई कारोबार जो है ना, लिक्विडिटी खराब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपने बिजनेस खोला, एम्प्लॉयज को बोला सबको सैलरी जितनी भी है ना, ये डबल सैलरी दूंगा, लेकिन 2 साल बाद दूंगा, कोई भी काम नहीं करेगा आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले बिल ही काट के चले जाएंगे, लैंडलॉर्ड आपसे घर खाली करा लेगा, मकान जो भी होगा, फैक्ट्री खाली करा लेगा, आपका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं 2 साल तक बिजनेस। तो इसीलिए लिक्विडिटी इज समथिंग विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इवन इन शॉर्ट टर्म। सही है, मेरी बात समझ रहे हैं सब? कोई सवाल किसी का? हाँ जी, अगर कहते हैं आप लोगों में समझो कि ये 2 दोस्त हैं, फरहान है और ये हमजा है, और कौन है, मोइज है। ये 3 दोस्त हैं, अगर ये तीनों जाते हैं खाने के लिए, ठीक है, हर हफ्ते को इन्होंने रूल बनाया हुआ है, एवरी फ्राइडे वाले दिन जो है क्लास के बाद हम जाएंगे, और कुछ है ना, कहते हैं नीचे से कुछ खाएंगे पियेंगे, कुछ शाम के टाइम। ठीक है, लेकिन होता ये है कि इनमें से कोई एक बंदा है जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है, लेकिन उसके पास पैसे होते नहीं है कभी। जब भी ये दोस्त जाते हैं तीनों, तो वो कहता है यार क्रेडिट कार्ड है यार मेरे पास, वो कहता है यार खुले नहीं है यार मेरे पास, और हर दफा यही बोलता रहेगा, तो इवेंचुअली जो बच्चा, एक बंदा जो है, वैसे कमजोर होगा उनमें से, पैसे वाला नहीं होगा इतना, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर उसके पास हर वक्त कैश अवेलेबल होगा तो उसकी इज्जत ज्यादा होगी। ठीक है ना, प्राडो वाले से ज्यादा इज्जत होगी उसकी, क्या कहते हैं, 70 वाले की। ठीक है, क्योंकि प्राडो वाले के पास पैसे ही नहीं है, कैश ही नहीं है, सारा पैसा उसने खरीद के प्राडो में डाल दिया है, अब उसके बाद खर्च करने को पैसे नहीं है।
जब भी जा रहे हैं 500 रुपए नहीं होते, उसके पास 300 रुपए नहीं होते, वो कहते हैं यार क्रेडिट कार्ड है यार, क्रेडिट कार्ड चलाओ तो वो बोलते लिंक डाउन हो जाता है, कभी कार्ड नहीं चल रहा होता, कभी कुछ होता है, मतलब टोपियां गिरा रहे हैं ना, इसका मतलब है। तो भाई ऐसे बंदे को कोई भी इज्जत नहीं देगा। तो इसी तरह से कारोबार का भी यही रूल है कि अगर लिक्विडिटी आपकी खराब है, आप लोगों को वक्त पे पैसे ना दो, कोई भी आपके साथ काम नहीं करना पसंद करेगा। तो ऑटोमेटिकली इस तरह के कारोबार फिर बंद हो जाते हैं, जिनकी लिक्विडिटी खराब होती है वो कारोबार रहते ही नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। चलें भाई, अब बात कर रहे हैं हम करंट रेशो की। करंट रेशो क्या होता है? करंट रेशो मींस करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम ये देखेंगे कि है ना, क्या कहते हैं, करंट एसेट्स के कितने टाइम्स करंट लायबिलिटी है, ये करंट रेशो बता रहा है। आमतौर पे क्या होना चाहिए, जितने एसेट्स हो उतनी लायबिलिटीज हो, ये एसेट थोड़े ज्यादा हो लायबिलिटीज कम हो, या लायबिलिटीज ज्यादा हो एसेट कम हो, कौन सा ज्यादा बेहतर है? एसेट ज्यादा हो लायबिलिटीज कम हो तो ज्यादा बेहतर है ना। ठीक है, अब अगर मेरे जो है क्या कहते हैं करंट लायबिलिटीज मेरी जो है वो अगर मेरी 500 की हैं, तो मेरे पास करंट एसेट्स कितने होने चाहिए आइडियली? 500 से ऊपर हो ना। आइडियल रेशियो जो है ना वो डबल का है। अगर 500 के करंट लायबिलिटीज है तो 1000 रुपए क्या होना चाहिए? करंट एसेट। 2:1 का रेशियो होना चाहिए, तो ये बिल्कुल आइडियल है, परफेक्ट है। मतलब ये वो सिनेरियो है जिसमें आपके पास लिक्विडिटी पोजीशन आपकी बहुत अच्छी होगी। मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर हमारी स्कूल क्लास में कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, हुनैन है, हुनैन घर से निकलता है रोज का, हुनैन तुम्हारा एवरेज क्या खर्चा है? कोचिंग तक तुम आते हो, यहाँ पर आने जाने का किराया, कुछ खाना पीना, कुछ ना कुछ करते होगे, एक दिन का पर डे क्या है खर्चा तुम्हारा? फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का एक दिन का खर्चा है, तो उसको घर से कितने लेके निकलने चाहिए? एहतियातन डबल। 1000 रुपए लेके निकलेगा तो क्या होगा, इसकी लिक्विडिटी कभी खराब नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी से मांगने पड़ जाए। ठीक है ना। लेकिन अगर जो है ये पूरे पूरे पैसे लेके निकलता है, तब भी कोई मसला तो नहीं है, लेकिन रिस्की है थोड़ा, कि रास्ते में कुछ जरूरत पड़ गई एक्स्ट्रा पैसों की तो फंस जाएगा। चलो, 1 से तो ऊपर ही हो, जितना रोज का खर्चा उससे तो ऊपर ही लेके निकलना है, उससे कम लेके निकलेगा तो फिर तो बिल्कुल ही फंस जाएगा। अगर लाइबिलिटी ज्यादा हुई और एसेट्स कम हो गए तो बिल्कुल ही गया फिर तो। ठीक है, लेकिन अगर बराबर भी हो तो रिस्की है थोड़ा। वन अगर 500 की रोज की इसकी खर्चा है, 600 भी लेके निकलेगा तब भी रिस्की है, मतलब बहुत कम मार्जिन रखा है इसका। जो बिल्कुल परफेक्ट है वो क्या है, 2:1। हाँ, ऐसा भी नहीं हो कि 500 का रोज का खर्चा है, वो बोले यार एहतियातन 50,000 रख लेता हूँ, तब ये भी सही नहीं है, ये भी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है ना, ये पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दे बंदा, जेब में लगे क्यों घूमेगा? ठीक है ना, सही कह रहा हूँ कि नहीं? उजैर तुम कितने लेके निकलते हो दिन के? 500 लेके कितने निकलते हो? 1500। 3:1 का रेशियो रखा हुआ है तुमने। ठीक है, 2:1 काफी है वैसे, 1500 नहीं, 1000 लेके निकला करो। अच्छा भाई, फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लिक्विड टेस्ट रेशियो, ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो। लिक्विड टेस्ट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट में आप इन्वेंट्री माइनस कर दो और फिर अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये आपको क्या होगा? लिक्विड टेस्ट रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बस ये होता है कि करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री को हटा देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री एक ऐसा करंट एसेट है जिसके बिकने के चांसेस जो है समटाइम्स क्या होता है कि वो कैश में कन्वर्ट होने में बहुत वक्त लगा देता है। कभी कभार इन्वेंट्री फंस भी जाती है, इन्वेंट्री अगर नहीं बिकी तो फिर आप कैसे पेमेंट्स करोगे अपनी? तो इसीलिए क्विक रेशो निकालने का मकसद ये होता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री किसी वक्त ऐसे कोई बुरा वक्त आ गया, इन्वेंट्री बिकी नहीं रही, तो अब हम क्या करें? तो उस वक्त के लिए क्विक रेशो जो है आपको बताएगा, अगर इन दिस सिचुएशन 1.5:1 होना चाहिए। इन्वेंट्री को हटाकर भी 1.5:1 का रेशो होना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो सेफ रहें। ठीक है, तो ये है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिक्विडिटी भी होगा। अब एफिशिएंसी रेशियोज हैं। एफिशिएंसी रेशियोज में क्या क्या आता है? नॉन करंट एसेट टर्नओवर, ये बता रहा है कि भाई नॉन करंट एसेट की कितने गुना जो है हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, रेवेन्यू है। ठीक है, दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर बता रहा है कितने दिनों में हमारे कस्टमर हमें पेमेंट कर देते हैं। देन वी हैव ट्रेड पेबल्स टर्नओवर। ट्रेड पेबल टर्नओवर ये बता रहा है कि हमारे सप्लायर को हम कितने दिनों में पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, देन वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। ये बता रहा है कि कितने दिनों में जो है हमारे इन्वेंट्री इज सोल्ड, इन हाउ मेनी वे डेज, लिख ले मेरे साथ साथ, in how many days inventory is sold and restocked.
तो बेच कर दोबारा रीस्टॉक कर लेते हैं हम कितने दिनों में। और रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर ये बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंटरी इज रीस्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंटरी इज रीस्टॉक्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब हमारी इन्वेंटरी पूरे साल में कितनी मर्तबा जो है वापस से रीस्टॉक हो गई है। मतलब हमने 50,000 की इन्वेंटरी रखी थी, साल में 5 लाख का माल बेच दिया, इसका मतलब क्या 10 बार रीस्टॉक किया होगा। ठीक है ना। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर क्या बता रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज डू वी पे आर सप्लायर्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आएगा इन हाउ मेनी डेज डू वी रिसीव ठीक है, ये हाउ मेनी डेज आर कस्टमर्स पे। ठीक है, आई होप कि आप सबको बात समझ में आ रही होगी। ये वाला नॉन करंट एसेट टर्नओवर क्या बता रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इज रेवेन्यू। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ नॉन करंट एसेट इज रेवेन्यू। मतलब हमारा जो रेवेन्यू है नॉन करंट एसेट के कितने टाइम्स है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इज, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज रेवेन्यू। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ना। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द स्टडी पैक। Paul has the following balances at 31st December। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या करना है नेक्स्ट पेज पे जाके देखें। हमें जो है वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज रेशियोज। मैं रेज कर रहा हूँ पुरानी वर्किंग। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व ऑल दीज रेशियोज। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप निकालना है, मार्जिन निकालना है, एवरीथिंग। इसके लिए पहले एक काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ स्मॉल इनकम स्टेटमेंट, एक छोटी इनकम स्टेटमेंट बना लें। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद लेस एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सेल्स से। सेल्स कितने की है, 200,000। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री 11,000। परचेजेस 151,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,500। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आएगा आंसर बताएं। 50,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट और लेस एक्सपेंसेस 20,000। 30,000 का आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, 30,000 का आ जाएगा नेट प्रॉफिट।
जी, ये सारा हो गया, सब मेरे साथ हैं। शुड आई मूव फॉरवर्ड? ये लिख लिया आप लोगों ने? अब आगे चलें, जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सब कैलकुलेट करना है हमें। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, फॉर्मूला का लगाएं ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप का। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट इज अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है हमारा? 50,000 का, अपॉन सेल्स कितने की है? 200,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 25% इज द आंसर। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट है हमारा 30,000, सेल्स है 200,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 15%। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसके लिए होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट को जिक्र नहीं है, फिलहाल तो छोड़ दो। नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही वाला नेट प्रॉफिट ले लेंगे फॉर द टाइम बिंग। 30,000 का नेट प्रॉफिट है। अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला लिखा होगा, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज कैपिटल हमारा कितने का है? पीछे जाए जरा। 1 लाख का कैपिटल है, बैंक लोन है 20,000 का, तो 1,20,000 हो गया। अच्छा, ये वैल्यू इधर उधर लिखी हुई है ना, ये टाइपिंग एरर है ना? तो ये नहीं समझना कि ये दो कॉलम है, एक डेबिट और क्रेडिट, ऐसा कोई सीन नहीं है। टाइपिंग एरर है, एक ही सीक्वेंस में है। ठीक है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। 25%। करंट रेशो में आएगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक का भी नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट है इस क्वेश्चन में। कैश आ जाएगा नीचे, ऊपर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग नहीं आती। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक भी आता है, लेकिन बैंक क्योंकि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट है। नीचे आएगा ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। वैल्यूज बताएं। आसान हो रही है, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ। अच्छा भाई, करंट करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में मुझे जरा वैल्यूज बता दें क्या क्या है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है? 12,500 है। ओके, 12,500, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का है? 55,000। कैश कितने का है? 4,000। ओके। अपॉन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स 40,000 का है मेरे ख्याल से, बैंक ओवरड्राफ्ट से 6,000। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 1.55 रेशो 1। अब क्विक रेशियो में क्या होगा? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री का क्या मतलब है भाई? मतलब इसका मतलब ये करंट एसेट्स के अंदर आप इन्वेंट्री इंक्लूड ही ना करो, पहले पूरे करंट एसेट निकाल के फिर इन्वेंट्री माइनस करना जरूरी नहीं है। मतलब हम करंट एसेट जो ले रहे हैं उसमें इन्वेंट्री को हटा दो बस, क्या बच गया? सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश। इन्वेंट्री को माइनस करने का मतलब कि इन्वेंट्री को रिमूव कर दो उसमें से, इन्वेंट्री लो ही नहीं। ठीक है, अपॉन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट को तो आएगा ही।
तो क्या हो जाएगा, ये 55,000 प्लस 4,000 अपॉन 46,000। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है, 1.29 है, 1.29:1। 28 के आगे क्या है, 28, 282 है, तो फिर 28 ही रहेगा ये। 1.28:1। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर अलग अलग चीजें, दो चीजें, ठीक है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर लिखा होगा ना, वो डेज में आएगा आंसर। ये है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में आता है। ठीक है, ये बता रहा है कि पूरे साल में कितनी मतलब इन्वेंट्री रीस्टॉक हुई है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, 150,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। एवरेज के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारी 11,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,500 डिवाइडेड बाय 2, 11750। करो आंसर क्या आएगा, चेक करो क्या होगा। 12.77 यानी कि 78 टाइम्स। अच्छा ओके, 12.77 टाइम्स। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। इसका क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। इसका आंसर डेज में आएगा कि कितने दिनों में हमारे कस्टमर्स हमें पे ऑफ कर देते हैं। तो आंसर आ रहा है 55,000 अपॉन 200,000 इंटू 365, 100.4 डेज। और ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड, ट्रेड पेबल्स अपॉन क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365, 40,000 अपॉन 151,500 इंटू 365। तो ये हो गया 96.4 डेज। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारे सारे के सारे रेशियोज हो गए कंप्लीट। इसको आप लोग भी कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कमेंट्स लिखवाऊंगा। रेशियो निकालने के बाद हमें कमेंट भी करना होता है कि भाई क्या हुआ, परफॉर्मेंस पे कमेंट करो, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, खराब हो गई, क्या हुआ। ठीक है, ये अगले पार्ट में होगा, नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने कमेंट्स कराए होंगे। आज के लिए हम यहीं तक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम कमेंट्स वाला सेक्शन करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट कर लें फिलहाल आप लोग। डन है, हो गया सबको। ये भी आता है ना कमेंट कि क्यों हुआ है ऐसा, और सही करने का तरीका ही बताओ, दोनों बातें हो सकती है कमेंट में। ठीक है, जो क्वेश्चन ने पूछा होगा उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, विल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अल्लाह हाफिज।